Hi everyone, thank you for joining my channel Living My Dream. I'm Madhulika and I'll be sharing my personal journey, the lessons I have learned, and the steps I'm taking to live my dream. So stay connected till the end because in today's video, I'm going to talk about how I got my study visa at the age of 38 and the steps I took to ensure that I get it in first attempt. तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने ऐसा क्या क्या किया जिससे मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टडी वीज़ा मिला और वो भी एट द एज ऑफ 38। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्टडी वीज़ा लेना है और मैं काफ़ी कंसल्टेंट्स के पास गई और बहुत लोगों ने ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि इस एज में स्टडी वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, क्लोज टू इम्पॉसिबल है। बट मुझे स्टडी वीज़ा तो चाहिए था। तो थैंकफुली मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे इसमें हेल्प एंड सपोर्ट किया और उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, एटलीस्ट अप्लाई तो करो, वी कैन गिव आवर बेस्ट एंड सी व्हाट हैपेंस। अब जो होना है वो तो होगा ही, बट एटलीस्ट अप्लाई करो। तो फिर मैं लग गई अप्लाई करने के लिए। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की है कि मैंने कनाडा क्यों चूज़ किया, वैंकूवर क्यों चूज़ किया या यूसीडब्ल्यू यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया, काफ़ी डिटेल में मैंने उस पर बात की है। तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने एप्लीकेशन में किस तरीके से काम किया, क्या किया, जिसने स्टडी वीज़ वो एक काफ़ी फुल प्रूफ हो गया टू टू गेट स्टडी वीज़ा एट दिस एज। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ SOP। जो हमारी SOP होती है वो, क्योंकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपको देख नहीं रहा है, उन्हें नहीं पता कि आप कौन हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्यों यहाँ आना चाहते हो, क्यों स्टडी करना चाहते हो, उनको कुछ भी नहीं पता है। तो आपकी SOP जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर होती है। और ये SOP मैंने देखा है बहुत लोगों का रिजेक्ट होता है क्योंकि वो एक एजेंट को देते हैं और वो उसको बिल्कुल देखते भी नहीं है। यू हैव टू गो बैक एंड रीड दैट SOP बिकॉज दैट इज़ योर SOP, योर लाइफ इज़ इन देयर। तो अगर आप किसी को SOP लिखने के लिए दे भी रहे हैं तो भी आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप वो SOP को अच्छे से पढ़ें, आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो ट्रुथ है, वो आप उसमें लिखें। तो मेरी SOP में सबसे पहले था मेरा बैकग्राउंड, कि मैंने क्या एजुकेशन किया है, मेरी मार्क्स कैसे हैं, मैंने क्यों MBA नहीं किया आफ्टर माय ग्रेजुएशन, मैंने क्यों जॉब जॉइन किया, फिर मेरी करियर कैसे प्रोग्रेस हुई। तो मैंने काफ़ी डिटेल में ये सब लिखा। एट द सेम टाइम आई इंश्योर्ड कि वो 5-6 पन्नों का SOP ना बन जाए विच बिकम्स लिटिल बोरिंग फॉर समबडी हु इज़ रीडिंग इट। तो मैंने ये भी इंश्योर किया कि मैं डिटेल्स भी सारी डालूं बट उसे काफ़ी क्रिस्प रखूं, सो दैट समबडी हु इज़ रीडिंग इज ऑल्सो गेट इंटरेस्टेड इन रीडिंग। आई रिमेंबर मैं किसी का SOP पढ़ रही थी, अपनी एक फ्रेंड का, और वो SOP 12 पेजेस का था। उन्होंने हर एक डिटेल लिखा था बट इन लॉन्ग सेंटेंसेस। सो मैंने वो एज अ फीडबैक लिया, आई मीन वो एज अ फीडबैक या सजेशन बोल सकते हैं, कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी SOP ऐसी नहीं बनानी है, मुझे काफ़ी क्रिस्प रखनी है बट मुझे सारे डिटेल्स डालने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपना बैकग्राउंड लिखा, मेरी एजुकेशन, मेरे कितने मार्क्स आते थे एजुकेशन में, मुझे पढ़ाई में कितनी इंटरेस्ट थी। पर कुछ फैमिली सिचुएशन की वजह से मैं मास्टर्स नहीं कर पाई और मैंने जॉब शुरू किया। मेरे जॉब के पूरे करियर प्रोग्रेशन मैंने दिखलाया कि कैसे मैंने किस किस कंपनी में जॉब किया, कितनी कितने सालों के लिए किया, और कैसे मेरा ग्रोथ हुआ हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, और क्यों मुझे ये MBA करना है, और क्यों ये MBA मेरे करियर को हेल्प करेगा। ये MBA करने के बाद मेरा फ्यूचर क्या है अगर मैं इंडिया वापस आती हूँ और मेरा यहाँ करियर है, सब कुछ है, तो वो मेरे करियर को कैसे हेल्प करेगा, मेरे फ्यूचर को, मेरी ग्रोथ को कैसे हेल्प करेगा। तो फिर मैंने अपने बैकग्राउंड के बाद ये पूरी डिटेल्स लिखी कि अगर ये मेरा बैकग्राउंड है और अगर मैं MBA करती हूँ तो ये मेरा फ्यूचर होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत है अभी मुझे, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, मेरी कंट्री को, इन सबको ज़रूरत है। उसके बाद मैंने ये लिखा बाय कनाडा, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्री है विच इज़ ओपन फॉर स्टडी वीज़ा। आप
बहुत सारी कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हो, आप काफ़ी जगह जा सकते हो। तो फिर मैंने कनाडा ही क्यों चूज़ किया? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने कनाडा क्यों चूज़ किया। मैंने ये सारे रीज़न्स बहुत ऑनेस्टली अपने एसओपी में लिखे हैं। एंड देन मैंने यूसीडब्ल्यू क्यों चूज़ किया, या फॉर एग्जांपल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ कर रहे हो। आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, आपको ये देखना है कि आपके एमबीए कोर्सेज में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं इस यूनिवर्सिटी में जो आपको आपके करियर में हेल्प कर सकती है फ्यूचर में। एंड इस यूनिवर्सिटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था विच वाज लीडरशिप इन आईटी, जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मैं मेरी पूरी बैकग्राउंड आईटी से थी और मुझे लीडरशिप करनी थी उस एमबीए में। प्लस इसमें आईटी का भी सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट्स थे। सो ओवरऑल ये एमबीए एक फुल प्रूफ प्लान था मेरे लिए, मेरे करियर को किक्स एक ग्रोथ देने के लिए। तो मैंने ये भी लिखा कि मैंने यूसीडब्ल्यू क्यों चूज़ किया, मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में लिखे कि वो सब्जेक्ट्स मुझे कैसे और कहाँ हेल्प कर सकते हैं। जब मैंने ये सब बता दिया कि मैं क्यों आना चाहती हूँ, ये मेरे करियर को कैसे हेल्प करेगा, क्यों कनाडा आना चाहती हूँ, और वाई डिड आई चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, देन आई हैड टू शो द फंड्स अवेलेबिलिटी। सो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि फंड्स के बारे में एक पैरा में लिख देते हैं। मेरा रिकमेंडेशन एंड सजेशन, या मैंने जो रिकमेंडेशन एंड सजेशंस मुझे मिले, और मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल बनाया और उसमें मैंने बहुत क्लियरली सारे फंड्स को डिफ़ाइन किया कि मेरी सेविंग्स में कितने हैं, मेरे पीएफ में कितने हैं, मेरे हस्बैंड के अकाउंट में कितने हैं, एवरीथिंग मैंने काफ़ी क्लियरली डिफ़ाइन किया। मैंने ये लिखा कि उसके आईएनआर वैल्यू कितने हैं, उसके कनेडियन वैल्यू कितने हैं, और मैं उसको कब निकाल सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पीएफ को मैं नहीं दिखला सकती हूँ कि मैं इमीडिएट निकाल सकती हूँ, तो मैंने लिखा कि मैं विड्रॉ कर सकती हूँ इन 3 months टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो वो एक टेबल बना के, और फिर मैंने उस टेबल को समराइज़ किया एक पैरा में। तो जब हम वो टेबल बनाते हैं तो जो भी ऑफिसर देख रहे हैं उनको काफ़ी एक क्लैरिटी मिलती है, उनको पूरे पैरा में वर्ड्स एंड नंबर्स चूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर हम समराइज़ भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम एक टेबल भी बना के दे रहे हैं जिसमें हम बहुत क्लियरली चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। तो इट बिकम्स ईजियर फॉर somebody who's looking at that SOP to say कि yes, the data is clear, instead of they going back and you know checking each and every data कि हाँ इतने पैसे यहाँ हैं, इतने पैसे वहाँ हैं, इसको अब कनेडियन नंबर्स में कन्वर्ट करो। रादर मैंने टेबल में ही इंडियन कनेडियन सब कुछ लिख दिया। उसके बाद आता है टाइज टू होम कंट्री। तो मेरी टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मैंने अपने घर, अपने पेरेंट्स, मेरी मेरी पूरी फैमिली है, जिस शहर से मैं आई हूँ वहाँ पूरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, तो सारे लोग थे। तो मैंने ये दिखलाया कि हाँ मेरी होम टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरे फैमिली सारी फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ पे। सो आपको ये होम टाइज भी दिखलाना है फॉर अ वेरी कॉमन रीज़न कि वाई विल यू not go back to your country, like why will you stay in Canada and will not go back uh, to your home country illegally, मतलब स्टडी वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी हम इलीगली अगर कंट्री में रह रहे हैं, तो वो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, और इसलिए वो देखना चाहते हैं कि आप कितने जेन्यून हो, आपकी कंट्री में क्या होम टाइज है, आप क्यों यहाँ पढ़ाई के लिए आ रहे हो। और अगर आपको लगता है कि जैसे मुझे किसी ने बोला कि अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई के बाद वहाँ रहोगे तो आप लिखो ये, और ये मैं सजेशन नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ, पर ये मैंने अपने एसओपी में लिखी थी कि मेरी स्टडी ख़त्म होने के बाद इफ़ आई फील दैट आई वांट टू कंटिन्यू माई स्टे इन कनाडा, या फिर इफ़ आई गेट अ जॉब एंड आई वांट टू बी देयर इन कनाडा, देन आई go through proper immigration process to legalize my stay, and I will never stay in your country illegally, क्योंकि ये काफ़ी पेन एरिया होता है कि हम अगर इलीगली स्टे कर रहे हैं तो अगर आपका है कि मैं स्टडी वीज़ा के बाद पीआर अप्लाई करूं या जॉब अप्लाई करूं, तो मैंने उसको काफ़ी क्लियरली मेंशन किया था मेरे एसओपी में। बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, जैसे मैंने बताया वो आप एसओपी आपकी लाइफ है, आपकी हिस्ट्री है, आपका ट्रुथ है, तो आप उसको अपने हिसाब से लिखो, आपकी क्या लाइफ है, आप क्यों ये सब करना चाहते हो।
एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक बार एसओपी रेडी हो गई, आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, तो आपको 1 साल की फ़ीस, मैंने अपफ्रंट 1 साल की फ़ीस भरी थी। और जब आप 1 साल की फ़ीस भरते हो और फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो वो भी एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है शो करने का। मैंने जीआईसी भी किया, 1 साल की फ़ीस भी भरी, टू शो कि येस, आई एम सीरियस अबाउट कमिंग देयर। एक और पॉइंट जो मुझे मैंने बहुत स्ट्रांगली लिया था वाज माय आईएल स्कोर। तो आई इंश्योर्ड कि मैं आईएल्स की पढ़ाई अच्छे से करूं एंड मेरे स्कोर्स अच्छे हों, सो दैट व्हेन दे लुक एट इट, क्योंकि मेरा एजुकेशनल स्कोर्स भी काफ़ी अच्छा था, तो आई वांटेड इट टू मैच विथ माय आईएल्स स्कोर्स, तो इसलिए मैंने आईएल्स में भी काफ़ी अच्छे स्कोर्स किए हैं। ऑल्सो आई इंश्योर्ड कि बिफोर आई अप्लाई फॉर माई वीज़ा मैं अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपनी यूनिवर्सिटी से मंगा लूँ। तो आई वर्कड ऑन इट टू इंश्योर कि मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट मंगा ली अपनी यूनिवर्सिटी से। तो सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें मैंने काफ़ी रेडी एंड ऑर्गेनाइज्ड करके रखी, ताकि जब मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करूँ तो मेरे एक भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग ना हो। टू इंश्योर कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हो, मेरा एक स्ट्रॉन्ग एसओपी हो, मेरी आईएल्स हो, मेरे ट्रांसक्रिप्ट्स हो यूनिवर्सिटी के, मेरे प्रोफेशनल करियर के मेरे सारे लेटर्स हो मेरे पास, मेरे मार्कशीट्स हो, सो मेरे रिसीट्स हो जो मैंने पे किए हैं जीआईसी या ट्यूशन फ़ीस में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया जब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, एंड आई इंश्योर्ड कि मैं एक भी डॉक्यूमेंट मिस ना करूँ स्टूडेंट वीज़ा के लिए। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल में बात करूंगी ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट जो चाहिए, जो मैंने अपलोड किए थे स्टडी वीज़ा के लिए, एंड जस्ट टू इंश्योर कि मुझे रिजेक्शन इसलिए ना आ जाए कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग my video today, and if you found it useful, please like, share and subscribe, and I'll continue making more and more videos. It will motivate me to make more and more videos. So thank you so much, and talk to you next week.